नमस्कार। एडुझा में आपका स्वागत है। आज हम एआई के माध्यम से मगध की उत्कर्ष की कहानी जानेंगे। नमस्कार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। ये सभी अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मगध ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा और भारत का पहला साम्राज्य बना। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतने सारे ताकतवर राज्यों के बीच आखिर मगध ही क्यों? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो देखिए, इस सफर में हम सबसे पहले महाजनपदों के उस दौर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मगध को प्रकृति से ऐसे कौन से फायदे मिले थे। इसके बाद हम उन शक्तिशाली राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने इस साम्राज्य को खड़ा किया, और जानेंगे कि उनकी सैन्य और आर्थिक ताकत का राज क्या था। हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग राजवंशों ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और हाँ, सबसे आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से कुछ सबसे जरूरी बातों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महाजनपदों के युग से। ये एक ऐसा समय था जब पूरे भारत में राजनीतिक होड़ अपने चरम पर थी। तो ये महाजनपद असल में थे क्या? हुआ ये कि लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिससे खेती में एक तरह की क्रांति आ गई। जब खेती बढ़ी तो व्यापार भी बढ़ा, और जो छोटे छोटे कबीलाई राज्य हुआ करते थे, जिन्हें जनपद कहते थे, वो अब बड़े और शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों में बदल गए। इसी दौर को भारतीय इतिहास में सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। मगध इस रेस में अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। काशी, कौशल, वत्स और अवंती जैसे कई ताकतवर महाजनपद उसके बड़े कॉम्पिटिटर थे। उस समय का पॉलिटिकल सीन एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर कोई अपनी चाल चलकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था, और इसी माहौल में मगध को अपनी जगह बनानी थी। अब हम अपने उस मेन सवाल पर आते हैं कि मगध ही क्यों? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत जवाब उसकी ज्योग्राफी यानी उसकी भौगोलिक स्थिति में छिपा है। मगध को कुदरत से कुछ ऐसे तोहफे मिले थे जो बाकियों के पास नहीं थे। मगध गंगा के मैदानों के बीच बसा था। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और बारिश भी जमकर होती थी। नतीजा, फसलें लहलहाती थी। और जब अनाज ज़रूरत से ज़्यादा होता है, यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है, तभी आप एक बड़ी सेना और बड़े बड़े शहरों का पेट भर सकते हैं। और यही तो किसी भी साम्राज्य की पहली शर्त होती है। यहाँ की नदियाँ सिर्फ खेती के लिए ही नहीं थी, बल्कि वो तो उस जमाने के नेशनल हाईवे की तरह काम करती थीं। गंगा, सोन और गंडक नदियों से सेना और सामान का आना जाना बहुत सस्ता और तेज हो गया। इतना ही नहीं, ये नदियाँ एक प्राकृतिक किले की तरह मगध को सुरक्षा भी देती थीं। एक और जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, वो था नेचुरल रिसोर्सेज। मगध के पास ही लोहे की खदानें थीं, जिससे मजबूत और बेहतर हथियार बनाए जा सकते थे। साथ ही घने जंगलों से सेना के लिए लकड़ी मिलती थी, और सबसे बड़ी बात, बड़ी संख्या में हाथी मिलते थे, जो उस जमाने की लड़ाई में किसी बैटल टैंक से कम नहीं थे। मगध की राजधानियां भी कमाल की थीं, स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत। पहली राजधानी थी राजगृह, जो 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, एक तरह का जल दुर्ग या वाटर फोर्ट। जब आपका घर सुरक्षित हो, तभी तो आप बाहर निकलकर विस्तार कर सकते हैं। तो मगध के पास जमीन थी, संसाधन थे, सुरक्षा भी थी, लेकिन इन सब का फायदा उठाने के लिए चाहिए थे दमदार और होशियार शासक, और मगध इस मामले में भी बहुत लकी रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यंक वंश के बिंबिसार से। बिंबिसार बहुत ही चतुर राजा था। उसने दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ उसने अपने पड़ोसी अंग राज्य पर हमला कर उसे जीत लिया, और दूसरी तरफ कौशल और लिच्छवी जैसे ताकतवर राज्यों में शादी करके उनसे अच्छे रिश्ते बना लिए। मतलब, जहां जरूरत हो वहां ताकत, और जहां जरूरत हो वहां कूटनीति। बिंबिसार के बाद आया उसका बेटा अजातशत्रु, जो अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक था। उसने काशी पर पूरा कंट्रोल करने के लिए कौशल से लड़ाई की, और वज्जी संघ को हराने के लिए तो सोचिए 16 साल तक एक लंबा युद्ध लड़ा। उसकी इन जीतों ने मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया,
और हाँ, उसी के समय में पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। अजातशत्रु की सफलता का एक बड़ा सीक्रेट था उसके नए नए हथियार। उसने 2 खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक था महाशिलक कंटक, जो एक तरह के विशाल गुलेल थी, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली, और दूसरा था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा और ब्लेड लगे होते थे। इन हथियारों ने उसे लड़ाई में जबरदस्त बढ़त दिलाई। तो चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मगध के साम्राज्य को असल ताकत दी, यानी उसकी सेना और उसकी अर्थव्यवस्था। मगध की सेना उस समय की सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड सेनाओं में से थी। ये एक परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी थी जिसे रेगुलर सैलरी मिलती थी। इसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स, मतलब पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी, सब कुछ था। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती थी वो था बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल। हाथी किलों के दरवाजे तोड़ देते थे और मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाते थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6000। जी हाँ, ग्रीक सोर्सेस के मुताबिक नंद शासकों के पास लगभग 6000 जंगी हाथी थे। ये संख्या ही किसी भी दुश्मन की सेना में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। ये मगध की मिलिट्री पावर का असली सिंबल था। जाहिर है, इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए। मगध ने इसके लिए एक बढ़िया टैक्स सिस्टम बनाया। किसानों से उनकी फसल का छठा हिस्सा, जिसे भाग कहते थे, टैक्स के रूप में लिया जाता था। ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करके टोल टैक्स वसूला जाता था। और हाँ, पंचमार्क सिक्कों के इस्तेमाल ने व्यापार को और भी आसान बना दिया। इसी आर्थिक ताकत ने साम्राज्य को आगे बढ़ने का ईंधन दिया। मगध की सफलता की कहानी किसी एक राजा या एक वंश पर आकर खत्म नहीं हुई। ये एक ऐसी विरासत थी जिसे आने वाले राजवंशों ने और भी मजबूत किया और आगे बढ़ाया। हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, जिसने मगध के सबसे पुराने और बड़े दुश्मन अवंती को हराकर 100 साल पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर आई नंद, जिनके शासक महापद्मनंद को तो एक राठ यानी एकमात्र सम्राट कहा गया। उन्होंने कलिंग तक अपने साम्राज्य को फैलाया और एक बहुत विशाल सेना तैयार की। चलिए, अब तक हमने पूरी कहानी को समझ लिया है। अब थोड़ा ध्यान उन पॉइंट्स पर लगाते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की है। इसमें हर बड़े राजा का नाम, उसका वंश और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि दी गई है। जैसे बिंबिसार ने अंग जीता, अजातशत्रु ने काशी और वैशाली, और शिशुनाग ने अवंती को हराया। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहाँ से अक्सर बनते हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। पहला, राजधानियों का क्रम याद रखिए। पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। दूसरा, कई बार लोग अवंती की जीत का क्रेडिट अजातशत्रु को दे देते हैं, जबकि असल में ये काम शिशुनाग ने किया था। और हाँ, ये भी एक जरूरी फैक्ट है कि महापद्मनंद को भारत का पहला गैर क्षत्रिय साम्राज्य निर्माता माना जाता है। तो मगध के उदय की इस पूरी कहानी को अगर हमें एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। सही ज्योग्राफी, उसके साथ महत्वाकांक्षी और काबिल शासक, और इन दोनों को सपोर्ट करती एक मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड सेना। बस इन तीनों के मेल ने ही मगध को भारत का पहला महान साम्राज्य बना दिया। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से मगध के उदय की पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे और भी काम के विश्लेषण पहुंचाते रहें। धन्यवाद।